11th और 12th में जो नस्लें दी हुई है मुर्गियों की और अपने जानवरों की, उनके बारे में जो लिखा हुआ वही पढ़े आप 11th 12th वाली। बाकी डिजीज में थोड़ा एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा रे, वरना काम बनेगा नहीं बेटा। क्या आप इसके बारे में जानते हो? क्या नाम सुना सुना लग रहा है? तो ये मैंने लिखा दिया क्या आपको? अच्छा बताया था ना, क्लोन किस टेक्निक से बनते हैं? कई कहते क्लोन किस तकनीक से बनते हैं? हाँ सही है था, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। एक साइंटिस्ट था और उसके दिमाग में यूं जिद टाइप में थी, और उस नाम था उस आदमी का डॉक्टर इयान विलमुट। क्या था? और इतना खतरनाक आदमी था सर। और उस वैज्ञानिक को पसंद थी एक डोली नाम की कोई पॉप सिंगर थी, स्कॉटलैंड की पॉप सिंगर, मोटी सी गोरी सी यूं थी रे। तो सर उस डोली के ऊपर ही नाम रखा था ये। डोली क्लोन पैदा हुई थी 5 जुलाई 1996 को, मरी थी वैलेंटाइन डे के दिन बेटा 14 फरवरी 2003 को। मरने का कारण था उसकी उम्र। कितनी जीती? 10-1 साल बेटा बकरियां। गाय भैंस कितनी जीती है? 20 22 23 साल तक। ठीक है चलो लिखो वर्तमान में। अभी मैं इसकी बात करूंगा कैसे बनी, सारा बताऊंगा आगे। ठीक है हाँ, किंग का खाना चूक ना जाना। हाँ होटल हाईवे किंग। लिखो वर्तमान में कितनी नस्लें ब्रो? 46 नस्लें पंजीकृत है। टेस्ट थोड़ी है संडे आपका। हाँ तो अगले संडे टेस्ट के लिए रेडी रहना। कौन सी नस्लें से देंगे ना? हाँ नस्लों से। इसका रिजल्ट आ गया क्या तुम्हारे पिछले टेस्ट का? फर्स्ट रैंक किसके? क्या नाम बेटा आपका? बहुत बढ़िया। ठीक है वर्तमान में लिखो भेड़ों को किसको? भेड़ों को क्या कहा जाता है रे? भेड़ों को गरीब आदमी का गरीब की गाय किसको कहते हैं रे? और मोबाइल बैंक किसको कहेंगे? अरे मोबाइल बैंक क्यों रे? फोन पे खरीद फरोख्त हो जाती है, 8-10 हजार में ले जाओ। बकरी के समूह को क्या कहेंगे बताओ? मुझे रैपिडली चाहिए। फ्लॉक या हर्टल? फ्लॉक या वेरी गुड। मोबाइल बैंक मतलब फोन पे खरीद फरोख्त हो जाती है। और भी कारण है। और इसको परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। क्या कहते हैं रे? परजीवियों का म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ पैरासाइट, परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। भेड़ में एशिया की सबसे बड़ी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है रे? ओ बीकानेर है प्रधान, बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है? बीकानेर में। चलो नेक्स्ट लिखो। CSWRI सुना है क्या कभी आपने? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय मृदा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। कहां पड़ता है ये? कौन से नगर में? अविका नगर कहां पे है? मालपुरा कहां पे है? गली नंबर कौन सी? ठीक है लिखो 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 जल्दी। देखो भेड़ से बढ़िया क्यों बनते हैं, है ना? चटपटी चटपटी खूब सारी अभी देखना आप, नस्लें नस्लें भेड़ में। और वन लाइनर बस। और चले केंद्रीय भेड़ ये कहां है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र ये कहां है भैया? हिसार। HR गाड़ी नंबर, बदमाशी का चित्र, हिसार हरियाणा। राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र कहां है? राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ नहीं भेड़ है वो, कहां है रे? फतेहपुर सीकर में। कोई है क्या फतेहपुर का? कौन उधर कौन है? आपके कितने नंबर आए पिछले टेस्ट? बढ़िया। राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र। डिपिंग का मतलब क्या होता है? वाह, मैंने डिपिंग का पूछा, डिप डिप डुबोना। भेड़ में बाह्य परजीवियों से मुक्त करने के लिए भेड़ को सल्फर तथा आर्सेनिक के हवन कुंड मस्तों के झुंड में डुबोया जाता है, वही डिपिंग कहलाता है। मूर्खों, ऊन उतारने की क्रिया क्या कहलाएगा? शियरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा रे? मरी हुई बेचारी, मरी हुई भेड़ से, मरी हुई भेड़ से ऊन उतारना क्या कहलाता रे? हाँ तू ही बोल दे। पुल्ड ऊन। हाँ
अदल हंस क्यों रहे हो मेरे को मनहूस सब पीछे क्या हो गया CSW वाला लिखा था रही मरी हुई बेड से ऊन उतारना ठीक है चलो एक डिपिंग का भी लिख लो डिप डिपिंग आपने नहीं लिखा है कहीं इसको डिप डिप का मतलब डुबोना लिखो बेडों में बाह्य परजीवियों से कौन से परजीवियों से बाह्य परजीवियों से मुक्त करने के लिए सल्फर तथा आर्सेनिक के कुंड में डुबोना हाँ सल्फर तथा आर्सेनिक के कुंड में डुबोना ऐसा नहीं हो तुम शेयरिंग करके डुबो बेचारी को ऊन उतार के बाद में नहीं डुबोना है शक्ति का गलत इस्तेमाल हो जाएगा हाँ परी हो जाएगी पूरी 0 सन्नाटा चलो एक होता है टैगिंग सुना आपने टैगिंग नाम कभी वो तो लिखा है सुना क्या है लिखा होगा ना टैगिंग आपने किसने लिखा है टैगिंग क्या होता है टैगिंग मैं भेड़ की टैगिंग की बात कर रहा हूं मैं उस येलो वाले जो है ना वो टैग की बात नहीं कर रहा मैं टैगिंग एक और होता है जिसका मतलब होता है भेड़ के पिछले हिस्से से ऊन को हटाना ताकि संभोग में आसानी हो टैगिंग या डैगिंग एक होता है क्रचिंग क्रचिंग का मतलब भेड़ के थनों से वह पेट के चारों तरफ से ऊन को हटाना क्या कहलाता है क्रचिंग कहलाता है ये लिख लीजिएगा हाँ ये देखो ये करके दिखाओ टैगिंग और एक होता है डैगिंग एक होता है क्रचिंग क्या होता है क्रचिंग हाँ ये नाम लिख देता हूं टैगिंग मुन्ना आवाज नहीं क्रचिंग तो देखो टैगिंग और डैगिंग का मतलब तो होता है भेड़ के पिछले हिस्से से भेड़ के पिछले हिस्से से ऊन को हटाना ताकि संभोग में आसानी हो क्रचिंग का मतलब होता है कि भेड़ के मतलब पिछले हिस्से से गंदी ऊन को ठीक है भेड़ के थनों व भेड़ के थन कितने होते हैं ए पागल कितना हुए कितने होते हैं 2 4 नहीं तो फिर मैं तो कंफ्यूज करूंगा चलो आप बता दो ऊंटनी में कितने होते हैं 4 थन हुए ऊंटनी में मूर्खों बकरी में कितने होते हैं जल्दी बता बकरी में चलो आप बता दो दूध कैसे निकालते कोई बीच में नहीं बोलेगा चुटकी विधि से किसने थन तो बड़े बड़े उसके फुल हैंड मेथड से हाँ चलो कोई बात नहीं ये तो क्या हर किसी को नहीं पता होता पता तो होता पर एकदम से घबरा जाते भाई बोलना क्या है पेड़ की थनों व पेट से ऊन को सबसे बढ़िया विधि कौन सी दूध निकालने की और गांव में द अंगूठा भाई साहब कर दिए लट्टू की तरह उनको फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब आइएगा हमारे वो तन खराब हो गया बेस का होएगा तुम तो लटक गए भाई साहब लटकना बाकी रह गया रियल ये गलत बात है बेटा भाई साहब उनको मतलब थोड़ा सा टोपो ही गुंडा के माइन साहब पूरा निकालेंगे बाहर यूं तो ओरिजिनल जो है वो कौन सा है हाँ इससे क्या थन खराब नहीं होते गांठें नहीं पड़ती परंतु लास्ट वाला दूध है ना उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग बोलते हैं लास्ट वाले में फैट होती है तो वो चुटकी से निकालो फैट वही है साहब वसा उसी में है अंतिम दूध में लिखो भेड़ के थनों पेट से उनको हटाना क्या कहलाएगा क्रचिंग कहलाएगा क्या कहलाएगा रे क्रचिंग क्रचिंग चलो एक शगी लिखा था मैंने शगी याद है आपको कुछ क्यों मैंने वो बधियाकरण वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया था क्या आपको बधियाकरण वाला अच्छा कोई बात नहीं मैंने सोचा आपने पढ़ लिया होगा मुझे आइडिया नहीं था आपने भी नहीं बोला होगा मेरे को कोई ना पढ़ा देंगे शैगी का मतलब होता है कि ऐसा बेड़ा जिसने एक बार टपिंग कर लिया हो क्या कर लिया हो एक बार उसके बाद में उसको बुलाते हैं इधर फिर उसके बाद में उसका बधियाकरण करेंगे वो क्या कहलाएगा बेटा शैगी कहलाएगा समझ रहे हो हाँ शैगी अरे आपको नहीं बुला रहा हूं मैं तो आप लोड मत लेना बेटा ऐसे नहीं रात का खाना ही नहीं खाओ और भेड़ बकरी में वैसे कोई बल्टीचो कास्टेटर से नहीं करते उसमें इलास्ट्रेटर से करते हैं हाँ चलो कोई बात नहीं ये टॉपिक पढ़ाना मुझे याद दिलाना ठीक है लिखो डोजिंग डस्टिंग डोजिंग और डस्टिंग डोजिंग का मतलब क्या होता है
डोजिंग का मतलब क्या होता है? लुगाइयां के मत तो खा। लिखो, डोजिंग का मतलब लिखो, डोज जो है अपन अंदर देते हैं बेटा, डोज कहां देते हैं, और डस्ट कहां होती है? तो भेड़ में अंदर के परजीवियों को मारने की क्रिया क्या कहलाएगी? डोजिंग। लिखो, भेड़ में अंदर के, भाई साहब ओके जो काम है, परजीवियों को मारने की क्रिया क्या कहलाएगा? डोजिंग। और सेम लाइन है ये, भेड़ में बाहर के परजीवियों को मारने की क्रिया क्या कहलाएगा? डस्टिंग कहलाएगा, डस्टिंग। शेगी क्रॉन लिखिएगा। गीमर तो लिखा होगा आपने, गीमर, गीमर क्या होता है? गीमर बताओ। भेड़ों में पहली ऊन कतरन से दूसरी ऊन कतरन के बीच की मादा भेड़ क्या कहलाती है? गीमर। क्रॉन का मतलब होता है बूढ़ी मादा भेड़, बूढ़ी। तो फिर तुम कैसे बताओगे? अरे सुनो चिंटू, कोई बात नहीं, ऐसे ना करो। देखो ये जो है ना जनरेशन गुसेल प्रवृत्ति की है, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं भी आता हूं, पर मैं बड़ा शांत रहता हूं, समझ रहे हो? मेरा जैसा बनो, हंसमुख आदमी, लाइफ में खुश रहोगे। चलो, क्या क्या आदमी गुस्से गुस्से में फिर क्या कर लेता पता नहीं चलता है। बूढ़ी मादा भेड़, मैं भी तुम्हारी तरह यूं फौलादी था साहब, जाभा में रख तो 2 मिनट लगा तुम्हें, पर क्या कि इसको धीरे धीरे खत्म किया। बूढ़ी मादा भेड़ क्या कहलाता है? क्रोन कहलाती है, लिख लो ये। हाँ, पर क्या है, शादीशुदा हो गया ना तो फिर ये खत्म हो गया मेरे। क्रोन, बूढ़ी मादा भेड़ क्या कहलाता बेटा? क्रोन। चलो, हाँ हाँ सही, तो मैं को झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। देखते जाओ आप भी, करिश्माई जो है, जब आपके पीछे जिन्न आएगा ना, जिन्न, यहां मेरे आका, ये उल्टा होगा आपके। लिखो, भेड़ों में पहली ऊन कतरन से, भेड़ों में पहली ऊन कतरन से, भेड़ों में पहली ऊन कतरन से, भेड़ों में पहली ऊन कतरन से दूसरी ऊन कतरन। देखो आपने दांतों वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो वहां एक गमर नाम लिखा हुआ था, याद करो। गमर, पोपला, एक होता है गीमर। गीमर वर्ड यह यूज होता है, भेड़ों में पहली ऊन कतरन से दूसरी ऊन कतरन बीच की जो मादा भेड़ है ना, उसको क्या कहेंगे? गीमरू। दूसरी ऊन कतरन के बीच की मादा भेड़, जिसको क्या बोलेंगे अपन? गीमर। लिखो, थोड़ा क्लोन के बारे में समझते, इधर देखो। हालांकि वहां से क्वेश्चन तो नॉर्मल सा बनता है, क्लोन किस टेक्निक से बना होता है? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये टीए एग्जाम था जो मेरी यूनिवर्सिटी, वहां पूछा गया था। देहिक कोशिका स्थानांतरण क्या है? हाँ इधर देखो, क्लोन किसकी बात कर रहा हूं मैं? क्लोन की बात कर रहा हूं। क्लोन का मतलब होता है सर, जैसे आई मेरे पास आई और यूं सौंदर्य से मतलब यूं फूल रही थी, यूं रैंप की तरह चल रही थी कि दिल्लू बाजी मेरी तरह जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना? तो मैं हूं डॉक्टर यान विलमुट और मेरे कोई चैलेंज दे रही है, तो मैंने कहा रुक जा बेटा, ज्यादा मत बोल, तेरे की जैसी जो है सामने खड़ी कर दूंगा मैं। तो कैसे करूंगा? क्या मैं जो है दो भेड़ों का, जैसे भेड़ और मादा का क्रॉस करवाऊंगा क्या? क्रॉस कुछ नहीं है साहब, दोनों ही भेड़े लूंगा मैं, तो क्या लूंगा? दोनों ही मादा। तो क्लोन का मतलब यूं समझ लीजिएगा, हूबहू प्रतिलिपि। क्या होता है? हूबहू जेरोक्स मान लीजिएगा, हूबहू प्रतिलिपि। तो दो भेड़े लिया गया, दो भेड़े ली थी और उन भेड़ों का नाम था, एक का नाम था फिन डॉर्सेट। क्या नाम था? फिन डॉर्सेट नाम था। एक का नाम था स्कॉटिश ब्लैक फेस यू। क्या नाम था? स्कॉटिश ब्लैक फेस यू, ब्लैक फेस यू। दोनों ही मादा है साहब, क्या है? दोनों ही मादा जी हैं। क्या हैं? ये ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं देना है, ये तो बाकी नॉर्मल सी बात लिखाते हैं कि क्लोन कौन है, ढोली, पर मैं ये समझा रहा हूं कि भाई थोड़ा मजा आए, कहानी क्या है ये, क्यों भाई? तो इस फिन डॉर्सेट से ली गई कोशिका, मतलब उसको बोलते हैं काई कोशिका, सोमेटिक सेल ली, क्या ली रे? वो आप कहीं से ले सकते हो, यहां से ले लो, यहां कूले से ले लो, कहीं से ले लो, समझ रहे हो? काई कोशिका का मतलब ये होता है। और एक होती है अंड कोशिका, जैसे एग लिया वो प्रॉपर, तो ये इसका केंद्रक। और यहां इससे लिया गया बेटा अंड कोशिका, एग सेल ली, क्या ली रे? एग सेल ली, और ये इसका केंद्रक है साहब। यहां से इस सेल को उड़ा दिया, क्या कर दिया? इस सेल को उड़ा दिया, क्या रख दिया? केंद्रक। और यहां केंद्रक को उड़ा दिया, क्या रख दिया?
सेल को रख दिया ओनली, क्या रख दिया रे, सेल को रख दिया। फिर इन दोनों को, इस केंद्रक को इसमें ट्रांसफर कर दिया, फिर इसको सरोगेट कर दिया गया किसमें, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के गर्भ में। फिर जो बच्चा पैदा हुआ था साहब, किसके जैसा, फिन डॉर्सेट के जैसा, क्योंकि ये क्रोमोसोम इसका था, ये किसके जैसा, फिन डॉर्सेट के जैसा। तो ये कौन सी तकनीक हुई रे, दैहिक कोशिका स्थानांतरण तकनीक। कौन सी रे, तो कोई पूछे किस तकनीक से है रे, तो अब लिख लीजिएगा आप, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। क्या नाम है, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। हाँ, तो इसका मैंने शॉर्ट लिख दिया ना, SCNT। क्या लिख दिया, SCNT। और इसको हिंदी में बोलते हैं दैहिक कोशिका स्थानांतरण। ये नाम जरूर याद रखना, नाम कानों में गूंजना चाहिए आपके, दैहिक कोशिका स्थानांतरण, सॉरी। और इसमें जब वो रखा था, तो वो बच्चा पैदा कौन हुआ था, बच्चा कौन पैदा हुआ था, वो डोली। अरे कौन सी, डोली। इसके गर्भ में बच्चा कौन पैदा हुआ था, डोली। वो इसके थोबड़े जैसा था, फिन डोरसेट के जैसा। तो डोली का जो जन्म हुआ है, डोली बाईसा, डोली का जन्म, डोली चाय वाला नहीं है ये, डोली का जन्म जो हुआ है 5 जुलाई 1996 को, और मरी कब थी, मृत्यु, हाँ 14 फरवरी 2003 को। ठीक है, तकनीक का भी पता चल गया अपने को, किसका पता चल गया रे, हाँ तकनीक का भी पता चल गया, किस तकनीक से ये पैदा हुई थी, जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था। इसका जन्म हुआ था रोजलिन इंस्टीट्यूट, या रोसलिन भी आ सकता कई बार, रोजलिन इंस्टीट्यूट, रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में डॉक्टर इयान विल्मोट ने तैयार की। लिखो लिखो जल्दी से। अब पूछा जाता है भेड़ों का वर्गीकरण वातावरण के अनुसार, ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे बताइएगा सर, उत्तरी हिमालयन क्षेत्र की भेड़ कौन सी है ना, पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र की भेड़ निम्न में से कौन सी नहीं है, ऐसे भी पूछा जाता है। पूर्वी क्षेत्र की कौन सी है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र की कौन सी है। खेरी नस्ल का नाम सुना है आपने, खेरी, अभी अपने एग्रीकल्चर के अलावा किसी अन्य वैकेंसी थी, वहां पूछा था खेरी नस्ल कहां की है। 3 जिलों के ऑप्शन दिए हुए थे, ए ऑप्शन में यूं दे दिया भाई जैसलमेर, जालोर, है ना, बी ऑप्शन में दे दिया जयपुर, दौसा, बूंदी, है ना, थर्ड ऑप्शन में दे दिया अजमेर, नागौर, जोधपुर, फोर्थ ऑप्शन में दे दिया जैसे खेरतल, तिजारा दे दिया, कोटपुतली, बहरोड दे दिया, एक आध और दे दिया। तो कौन सा होगा, अजमेर, नागौर, जोधपुर, खेरी नस्ल 2025 में रजिस्टर्ड हुई है ये भेड़ की नस्ल। पहले 45 थी, अब 46 है। हो गया, चलो बताओ विश्व में भेड़ों की मटन के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। देखो बकरी में बोएर जो ना, बोएर पूरे विश्व में मांस के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, बोएर। कौन सी है, बोएर। भेड़ों में सबसे ज्यादा मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, भेड़ों में, कभी सुना होगा नाम कभी आपने, भूतकाल में सुना होगा कहीं, डोरीमोन, मेरिनो, नहीं। विश्व में मटन, मटन किसका होता है, भेड़ का। विश्व में मटन के लिए प्रसिद्ध भेड़ है सफोक। कौन सी, सफोक, इंग्लैंड की है सर। चूहे जैसा थोबड़ा कौन सी भेड़ का, साउथ डाउन का। किसका, साउथ डाउन। विश्व की सबसे भारी भेड़ कौन सी, लिंकॉलन। कौन सी, सेन्योरिटा बोलते हैं उसको। 150 किलोग्राम की, मेरे से 50 की, 50 क्या 55 किलो ज्यादा है, देख लो आप। हाँ मेरे से 55 किलो ज्यादा, मैं भी 1 क्विंटल हूं, बोरी, बोरी में 5 कम बेटा। हो जाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे बहुत जल्द। सर्दी का मौसम है, बढ़िया बाजोर दबाऊंगा ना। हाँ चलो लिखो। मुझे सुबह सुबह किसी ने कहा दौड़ो आप, जिम करो, ऐसी सलाह मेरे को दे रहे। मैंने कहा भाई मेरे तो लकड़ को उठे है, खा के मर जाएंगे, पर ये काम मेरे से नहीं होता।
हाँ भाई, जिंदगी में आई स्वाद लेनी है। फिर कह रहे सर ये मत खाओ, आने तो पेट का आएगा, लटक जाएगा नीचे, मैं उठा लूंगा इसको, और तो क्या करूं, बांध लूंगा पीछे वही। चलो लिखो, भेड़ों का वातावरण के अनुसार, भेड़ों का वातावरण के अनुसार वर्गीकरण, और वो भी किसके अनुसार, राइट के अनुसार, वैज्ञानिक और राइट के अनुसार। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है उत्तरी हिमालयन क्षेत्र। कौन सा? उत्तरी हिमालयी क्षेत्र। और उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया। कौन सा आ गया रे? कौन सा ब्रो? जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया। सीमांचल नहीं, हिमाचल प्रदेश है ये। भाई साहब बिहार में क्या रिकॉर्ड तोड़ा है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है भाई। हमने सोचा चलो यूं रहेगा, यूं क्या, ये यूं हो गया भाई, है पूरा ही। यार बिहार की जनता चाहती क्या है? नीतीश कुमार को लगभग 20-25 साल हो गए उसको राज करते भाई, खतरनाक जीते भाई, जोरदार, सही बोले। लिखो गद्दी। गद्दी मतलब गड्डी है रही है, क्या है? गड्डी। और एक होती है रामपुर बुसायर। गड्डी रामपुर बुसायर जो है, ये तो है दोनों कहां की है? ये दोनों है आपके हिमाचल प्रदेश की। कहां की है? ये दोनों है हिमाचल प्रदेश की, गड्डी रामपुर बुसायर। और गुरेंज क्या? गुरेंज और भकरवाल क्या? गुरेंज और भकरवाल जो है दोनों ही आपकी जम्मू कश्मीर की है। कहां की है? बकरवाल जाती है ये, बकरवाल। तो कल जो है आपके ये भेड़ें भी कंप्लीट हो जाएगी। सही चल रहे हैं, 10 पार्ट में होता है नस्लों वाला, 6 पार्ट कंप्लीट हुए, ठीक है? हैं? एकदम सही है, सही चल रहा है। देखो ज्यादा स्पीड में बेटा, देखो सीधी सी बात है कि कहावत है कि पापो काटने में क्या मतलब है। फिर आपके और अपना कौन सा कोई 150 घंटे का कोर्स है, बताओ आप? छोटा सा तो कोर्स है भैया। पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र। पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र। अब इसमें राजस्थान, गुजरात, यूपी, ये वाला इलाका था। अब जितनी भी राजस्थान की, रट्टा मारो मत, राजस्थान की जितनी भी नस्लें वो सारी किसमें आ जाएगी? पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र। कई बार यूं भी पूछा जाता है कि निम्न में से पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र की भेड़ नहीं है, ठीक है ना? तो ये भी कई बार लपेटे में ले जाता है। तो नाम बोलना सीखो। चोकला, जेसू, जैसलमेरी, मारवाड़ी, ठीक है, मालू, मालपुरा, ठीक है, मगरू, मगरा जिसको बीकानेरी चोकला बोलते हैं, मगरा जिसको बीकानेरी चोकला बोलते हैं। एक होती है खुद बीकानेरी होती है, ये कौन सी नस्ल है? हिसारडेल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सर मेरिनो, रेम और बीकानेरी ईव, वो बीकानेरी जो है ये थी जिसको पुग्गल बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? पुग्गल बोलते हैं ना। और ये कौन है? बीकानेरी चोकला, और ये खुद बीकानेरी, ठीक है। खेरी, ये भी नस्ल ट्यूशन पूछा गया, खेरी कहां की? खेरी हो गया। और सोनाड़ी है, सोनाड़ी है। अविकालीन, अविवस्त्र, जितने भी है ये, अविवस्त्र, अविकालीन, अविवस्त्र, अविकालीन हो गई, अभी शान हो गई, ठीक है। ये किस, एक आती है मुजफ्फरनगरी। भारत की सबसे भारी भेड़ कौन सी है ब्रो? मुजफ्फरनगरी। कौन सी? हाँ लिख लो, जल्दी करो। सबसे सबसे छोटी बोलो, मांड्या। कौन सी? ड्या, मांडू। हाँ थर्ड लिखिएगा, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। कौन क्या बोल रहे थे अभी? दक्षिणी पठारी क्षेत्र। और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में कौन कौन सा इलाका आता है देखिएगा। कहते हैं कि सर विंध्याचल और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र, विंध्याचल व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र। हाँ गोवा वाले, बीच है या तो छोटा लिखोगे बी? अब सर ये बीच, ठीक, जल्दी करो। अब एग्जाम्पल,
एक एग्जाम्पल लिख लें। कौन सी एग्जाम्पल? एक तो है नल्लोरी। कौन सी लोरी? नल्लोरी। डाकण देखनी है ब्रो। माँ चेरला। कौन सी चेरला? हाँ, तो ये जो है बेचारी तीनों गरीबड़ियां कहाँ की है? आंध्रा की है। कहाँ की है ब्रो? आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? नल्लोरी, देखनी और माचेरला कहाँ की है? अरे कहाँ की है? चलो और कौन कौन सी है? एक आती है आपके नेल्लोरी टेकनी माचेरला हो गई। एक आती है रायनाद, सॉरी, बेलारी हसन। कौन सी? बेलारी हसन। और मांड्या। कौन सी डिया? मांड्या। ये कर्नाटका की है। कहां की है? कर्नाटका की है। और एक आती है आपके रायनाद, ट्रिची ब्लैक और कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। कौन सा टूर? हाँ, ये कहां की है? कौन से लड्डू की? तमिलनाडु। हाँ, मेरे का आ जाता कई बार। अरे रहने दो बेटा, लिखो आप। पूर्वी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र रे? पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में देखिएगा कौन कौन सी है। पूर्वी क्षेत्र में है छोटा नागपुरी। कौन सी नागपुरी? छोटा नागपुरी है। और एक है आपके शाहबादी। छोटा नागपुरी और शाहबादी। छोटा नागपुरी कहां की है भैया? झारखंड की है। शाहबादी कहां की है? बिहार की है बबुआ। कहां की है? बिहार की। हाँ, घनश्याम धाड़ा देखो। हाँ, यही डायलॉग था। सूर्य जैसी बकरी। ये कौन है भैया? बकरी जैसी भेड़ है। ये लोही है, पाकिस्तान की है। कहां की है? ये मांडू। मांड्या। सबसे छोटी भेड़ कौन सी है? मांड्या है। और इसको सेन्योरिटा बोलते हैं। लिंकोलन। क्या नाम है? लिंकोलन नाम है। विश्व की सबसे भारी भेड़ कौन सी है? इसको रेम्बो ब्रो बोलते हैं। कौन सा ब्रो? इसने चोकला के साथ क्रॉस किया तो बच्चा पैदा कर दिया अविवस्त्र। इसने मालपुरा के साथ क्रॉस किया, बच्चा पैदा कर दिया अविकालीन। खास बात देखो, अविवस्त्र में क्यों पैदा किया उसको? क्योंकि चोकला में बच्चे पैदा होते हैं। मेमनों में मृत्यु दर सर्वाधिक। ये 12th में लाइनें मिलेगी आपको ऐसी बातें। और अभी अविकालीन को पैदा करने की कहां जरूरत थी? मालपुरा की ऊन घटिया थी सर, मोटी निम्न श्रेणी की होती है, नमदेर गलीचे बनाते हैं उससे। अब अविकालीन की ऊन उत्तम श्रेणी की होती है और उससे उत्तम श्रेणी की कालीन बनाई जाती है। कालीन भैया सुना होगा आपने। हाँ चलो, तो अपन जो है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, होले होले कैसे पढ़ते हैं भैया? हाँ चलो, ये कुछ नाम है जो आप लिख लीजिएगा जल्दी से। विदेशी नस्ल। विदेशी नस्ल। कौन सी नस्ल रे? हाँ, विदेशी नस्ल की क्या खास बात है? मेरिनो कहां की है? स्पेन की। कराकुल कहां की है? मध्य एशिया। कहां की है? और मध्य एशिया में कौन कौन सा इलाका आता है? ईरान, इराक, अफगानिस्तान। कौन सा? ईरान, इराक, अफगानिस्तान। ईरान, इराक, अफगानिस्तान। लिंकॉलन इंग्लैंड की है। और इसकी खास बात यह है कि विश्व की सबसे भारी, किसकी रे? विश्व की सबसे भारी नस्ल। भारत की कौन है सबसे भारी? अरे मुजफ्फरनगरी बोला तो था मैंने, अभी मैं लिखा दूंगा आगे। वैसे डॉर्सेट इंग्लैंड, रैम्बुलेट फ्रांस की है और इसको फ्रेंच मेरिनो बोलते हैं। कौन सी मेरिनो? फ्रेंच मेरिनो। सफोक इंग्लैंड की है। विश्व में मटन के लिए प्रसिद्ध। मटन किसका होता है? भेड़ का। विश्व में मटन के लिए प्रसिद्ध है भैया। कॉरिडोर न्यूजीलैंड की। और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में भी जो है सर, जैन की रॉयल की बुक में तो 39 दे रखी है भारत में बकरी की नस्लें। बेटा वो जो है अपडेट होती रहती है नस्लें तो समय के हिसाब से। अब यूं तो आप कहोगे 12th की बुक जब देखोगे ना तो भैंस की नस्लें 13 ही दे रखी, तो 13 लिखाऊं आपको? क्यों भाई, सही बात है नहीं? अब देखो एक नस्ल आती है जिसका नाम है साउथ डाउन। क्या नाम है? साउथ डाउन। ये भी कहां की है? इंग्लैंड की है। कहां की है? इंग्लैंड की है। और इसमें खास बात क्या है? इसका थोबड़े जो है चूहे जैसा है। चूहे जैसा मुंह है। आपको मैंने नस्लें ही तो दी है। टेस्ट है ना आपका कल? क्यों झूठ बोल रहे हो? 8वें नंबर के तो नहीं है। मेरा नहीं है। 10वें में है। 11वें 12वें में शायद देखो मंडे में जाएंगे। और 8वें 9वें में भी कल से शायद मंडे से लगेगी। 9वां तो लगभग मैंने लगभग करवा दिया था। फिर कोटा चले गए। कोटा से गांव चले गए दीपावली पर। के लिए क्या ये मेरिनो के बारे में लिखिएगा जल्दी से जल्दी। मैंने सोचा आपके टेस्ट है। मेरिनो। मेरिनो का उत्पत्ति स्थल कहां भैया? कौन से पेन में? स्पेन में। कहां पर है? स्पेन में।
क्या खासम खास बातें जल्दी से लिखिएगा। सबसे अच्छा कंपटीशन का क्वेश्चन है। एक तो देखो इसके उत्पत्ति स्थल को बार बार लपेटा जाता है। दूसरा क्या है, विश्व की सबसे उच्च गुणवत्ता की ऊन, क्वालिटी की ऊन है साहब। मतलब एक यूं बाल खींचू ना, ये एक आपका बाल खींचू मैं और एक इसका बाल खींचू, इसका बाल जो है सर यूं रेशम की तरह 5 से 10 सेंटीमीटर लंबा है सर। पर अपने पुरुषों को तो 5 से 10 सेंटीमीटर फिर वो यूं यूं हो जाएगा वो यूं। हाँ, अपने को बाल थोड़ी है, अपन तो आदि मानव हैं। टाइम पे भाई साहब इसे कौन केयर करे बताओ, पड़े हैं। महिलाएं तो और अपने बालों को यूं बढ़िया सेट रखती है क्योंकि ये इनका श्रृंगार है। और अपन आते हैं नीमडा, रोज रस टेल मी, वो लोग हैं अपन। लिखो इसमें मेरिनो, विश्व की। पर देखो एक पुरुष जो है ना, देखो आप में मैं भी आता हूं, मैं कोई दूसरा नहीं हूं, है ना। मैं आपकी जब बुराई करता हूं तो साथ में यूं समझे कि मेरी भी हो रही है वो, राइट। हाँ ठीक है, विश्व की सबसे उच्च गुणवत्ता की ऊन। पर देखो बेटा, पुरुष पुरुष होता है क्योंकि देखो कमा के लाता है, घर चलाता है, कितनी जिम्मेदारियां हैं। ये बात सच में बहुत बड़ी बात होती है बेटा, सबसे उच्च गुणवत्ता वाली ऊन। हाँ, पुरुष तो क्या है कि वह क्या करे बेचारा, माँ से ज्यादा रखे तो पत्नी बोले हाँ अब तो, और पत्नी से ज्यादा रखे तो कहे जोरू का गुलाम, तो बापड़ो जावे कटे वो, मरनो मान नहीं है। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन, सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली नस्ल, सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली नस्ल की मतलब है कि 12th की बुक में ये लिखा गया है कि सर ऊन उत्पादन कितना होता है, तो मैं लिख देता हूं 5 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष। 12th की बुक के हिसाब से लिखेंगे इसको, 5 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष, है ना। कई जगह नर का 10 से 14 किलोग्राम, मादा का 7 से 9, तो वो आईसीआर के हिसाब से बताया गया है। पर अपने 12th की बुक में क्या लिखा हुआ है वो अपने को मानना है। आई बात समझ में? तो 7 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष। कहते हैं कि सर विश्व की 80% ऊन जो है, इससे इसके द्वारा क्रॉस किए गए बच्चे, उन सब से कितनी परसेंट ऊन? 80% ऊन। अब देखो नर में कैसे होते हैं घुमावदार सिंह, कैसे सिंह रे, नर में कैसे सिंह, घुमावदार सिंह, और मादा जो होती है वो पॉल्ड होती है। कैसी होती रे? पॉल्ड का मतलब सिंह रहित है, मादा सिंह रहित, मादा सिंह रहित होती है। इस नस्ल के गर्दन तथा कंधों की त्वचा पर, गर्दन तथा कंधों की त्वचा पर क्या पाई जाती है रे? झुर्रियां तथा सलवटें पाई जाती हैं। पूरा शरीर ऊन से ढका रहता, तो ऐसी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन यापन कर सकती है, मजबूत प्रकृति की नस्ल विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन कर लेती है। हाँ, कई बार यूं होलिस्टन फ्रीजियन का यूं सोचता है कि आदमी में लिया हूं, प्योर होलिस्टन फ्रीजियन तो सेट ही नहीं हुए। प्योर होलिस्टन फ्रीजियन तो हमारे जैसे अब छोड़ दे जैसलमेर में, कूले जल रहे हैं उसके, क्या जल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। मर जाएगी वो, थक जाएगी, दुबली हो जाएगी। अरे इसीलिए तो हॉलस्टीन का पता क्रॉस किसके साथ हुआ है? थार पारकर के साथ में। किसके साथ में? हाँ, थार पारकर में। तो बच्चा कौन पैदा हुआ? करण फ्रिज। कौन सा? तो अब वो जो है सेट है, ऐसी जलवायु में वो सेट है सब। तो यहाँ अपने जो फार्म खोलते हैं ना, कई बार एचएफ कार जोश जोश में लेके आते हैं बाहर से, वो लपेटे ही जाते हैं साहब। फार्म में सबसे ज्यादा दिक्कत आती ना, कोई युवा खोल, भाई मुंह छान बट दे रही है, वजन लिखे नर का 90, कितना? मादा का कितना? 60-70 किलोग्राम। ठीक है, मेरीनो। लिखो कराकूल। कौन सी? कराकूल। और कराकूल सर देखो कितना वो, मारना पड़ेगा इसको, क्या करना पड़ेगा? इसको मारना पड़ता है सर। ये बच्चा जो है ना, इसको बोला कि आजा बेटा तेरे को चॉकलेट दूं, साइड में यूं रहकर भाई साहब यूं सीधा ही बाहर। क्यों मारते हैं? किसके लिए? भाई घुंघराली ऊन के लिए। किसके लिए? तो सर घुंघराली ऊन तो फिर मशीन से ही वो उतार लो ना, बेचारी को मार क्यों रहे हो? घुंघराली ऊन वाली खाल के लिए, खाल भी चाहिए साथ में। इससे क्या बनाओगे? महंगी महंगी टोपियां, महंगे 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 सर्दियों के वस्त्र, लेदर वाले होते हैं ना, वो इस कराकूल से बनते हैं सब। लिखिएगा, तो इसके बच्चे को मारना पड़ेगा सर। लिखो मध्य एशिया, उत्पत्ति स्थल कहां है? मध्य एशिया। मध्य एशिया आपको लिखा रखा कहां है? ईरान, इराक, अफगानिस्तान। एक क्वेश्चन बनता है ढंग का इसमें, वो क्या है? पेल्ट यानी खाल, पेल्ट यानी खाल के लिए उपयोगी नस्ल। एक ढंग का क्वेश्चन है यही वाला, पेल्ट वाला ही। अब क्या करना पड़ेगा? कम उम्र के ही, कम उम्र के ही मेमनों को, कम उम्र के ही मेमनों को मारकर,
मेमनों को मारकर उनसे, किनसे, उनसे गुंगराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है। गुंगराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है। और क्या है? नर में घुमावदार सींग। नर में कैसे सींग रे? नर में घुमावदार सींग। वह मादा सींग रहित होती है। मादा कैसी होती है? सींग रहित। और ये मांस के लिए भी ठीक है। जब खा लिया हटा लिया तो बाकी का क्या करें? हलवा थोड़ी बनाएंगे। मांस के लिए ठीक है। और क्या है? और तो क्या, इसकी ऊन से क्या बनाया जाता है रे? इसकी ऊन से, घुंघराली ऊन वाली खाल से, ऊन से सर्दियों के महंगे वस्त्र, सर्दियों के महंगे वस्त्र, महंगी महंगी टोपियां बनाए जाते हैं। वजन मुन्ना कितना है? 90। मादा जी का कितना है? 60। कितना? 66। जल्दी लिखो कबीले वाले। चले लिखो चोखू। कौन सी? खल्ला, खाला। चलो इधर देखिएगा, चोखला कहां की है? इधर देखो, इसमें क्या खास चीज है। मैंने आपके कान में ये बात गुंजाई थी बकरी के समय कि सब बकरियों में जो है रोमन नाकिस किसमें होता है? जमुनापरी, बीतल और सिरोही के अंदर, तीनों में। भेड़ों में जो है रोमन नाकिस किसमें होता है? और जैसलमेरी के अंदर। एक इससे बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि सर, रंग सफेद परंतु मुंह गहरा भूरा होता है। कैसा होता है रे? गहरा भूरा। और पशु जो है खुद कैसा दिखाई देता है? वर्गाकार। किस कैसा रे? हाँ, कैसा दिखाई देता है? वर्गाकार। ये मैंने कोई नाप सेट नहीं किया, ये तो चाहे कुछ भी लिखो यूं तो आ जाएगा, पर सर इसकी लंबाई चौड़ाई यूं समान होती है, अपने दिखने में वर्गाकार दिखाई देता है। भारत की राजस्थान की मेरिनो बोलते, क्यों? क्योंकि उसकी ऊन बढ़िया है सर। पर इसमें समस्या है कि इसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। मेमनों में मृत्यु दर सर्वाधिक किसमें होती है? तो इसका क्रॉस करूंगा उस रेम्बो के साथ में, तो बच्चा कौन पैदा हुआ? अभिवस्तर। अभिवस्तर में 93.21% तक दर होती है। मरेगा नहीं पशु सर, बच्चा जो है मेमना। लिखो इसमें शेखावटी रीजन। कौन सा? शेखावाटी। हाँ, शेखावटी में कौन कौन सा इलाका आता रे? सीकर, चूरू, झुंझुनू और मेरा नागौर भी आता था। पर अब जो है मुझे ये कुचामन डीडवाना लिखना चाहिए, क्योंकि जो नागौर का शेखावटी इलाका था, नागौर का जो शेखावटी इलाका था वो यही था। तो ये अब पर्सनली जिला बन गया है। क्या बन गया रे? पर्सनली जिला बन गया है। मेरे नागौर को छोड़ दिया अकेला। हाँ, मार्बल, मकराणो, डीडवाणो, कुचामन, लाडनो, मोलाजर, कुचामन नावा। अब क्या बचा है हमारे नागौर में? खींवसर, मेड़तो, डेगाणो, रिचपाल बाबा सुनियो रहे थे, रिचपाल बाबा, जायल, ये बचा है हमारे, बस और कुछ नहीं। 5 लोग बचे हम तो। लिखो चोकला उपनाम लिखिएगा। उपनाम लिखो। लिखो छपरी, छापर बोलते हैं, छापर और शेखावटी। छापर और शेखावटी। इस नस्ल की विशेषताएं देखिएगा। भारत या राजस्थान की, किसकी रे? भारत या राजस्थान की क्या बोला जाता है इसको? मरीनो। भारत या राजस्थान की क्या बोला जाता है? मेरिनो। और क्या है? रंग सफेद परंतु थोबड़ा जो है मुंह गहरा बुरा होता है। मुंह कैसा होता है? गहरा बुरा होता है। नाक कैसी होती है रे? रोमन नाक, तोतापुरी। कैसी होती है? तोतापुरी होती है। ठीक है। और क्या है रे? पशु वर्गाकार दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है रे? वर्गाकार दिखाई देता है। और क्या है? एक और अच्छी लाइन है, सींग रहित नस्ल। पेड़ों में लगभग सींग तो नहीं होते हैं। सींग रहित नस्ल एक बढ़िया इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके मेमनों में, मेमनों में मृत्यु दर सर्वाधिक, मेमनों में मृत्यु दर सर्वाधिक होती है। तो फिर इसका क्रॉस किसके साथ करवाएंगे भैया?
क्यों होती है मृत्यु दर? कम दूध मिलने के कारण। वजन लिख लें, वजन इंपॉर्टेंट है, भेड़ हो चाहे बकरी हो। जो 12th की नस्ल है ना, उनका वजन होना पता जरूरी है। नर का 30 से 40 किलोग्राम, मादा का 24 से 32 किलोग्राम। मारवाड़ी, हाँ मारवाड़ी। कौन सी वाड़ी? मारवाड़ी टाइकून। मारवाड़ी कहां से रे? मारवाड़ क्षेत्र। तो बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी, मारवाड़ क्षेत्र है कौन सा? क्यों भैया, सही बात है ना, ये पता होना चाहिए आपको। चलो लिखो, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल। रंग सफेद, मुंह कैसा? मुंह गहरा काला, मुंह काला होता है। हाँ। कान वेरी इंपॉर्टेंट, कान से भाई साहब एक बार क्यों सुनाया हुआ है? कान छोटे व मुड़े हुए। देखो मैं कह रहा हूं बार बार, ये छोटी छोटी लाइनें जो है ना, बड़ी मजेदार हैं, और वो ढूंढेगा इन लाइनों को। कान छोटे व मुड़े हुए अर्थात ट्यूबुलर होते हैं। कैसे होते हैं रे? ट्यूबुलर। कान छोटे व मुड़े हुए, कान छोटे व मुड़े हुए अर्थात मैं कह सकता हूं कैसे होते हैं रे? ट्यूबुलर होते हैं। कान छोटे व मुड़े हुए होते हैं। पूंछ छोटी, टांगे पतली, पूंछ छोटी, टांगे पतली अर्थात फुर्तीली व लंबा सफर तय करने वाली नस्ल लिख लेना, वाली नस्ल। अब वेरी इंपॉर्टेंट एक और लाइन बनती है। माइग्रेशन जानते हो आप लोग? निष्क्रमण। माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब आप 12th में माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने जाते हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान आप चले गए हो, तो ये मारवाड़ी नस्ल में खास बात ये है कि ये पैदल पैदल चली जाएगी एक राज्य से दूसरे राज्य, क्योंकि हमारे मारवाड़ क्षेत्र में कई बार अकाल पड़ जाता है। ये बरसात तो 2-4 साल में अभी थोड़ी ढंकी हो रही, जमाजम जीरा ले रहे हैं धमाधम। कई बार के अकाल पड़ जाता तो हमारे गुजर भाई जो है, गांव, मेरे गांव में गुजरों का गांव काफी है, 700-800 गोट है गुजर, तो भेड़े रखते हैं सब। तो फिर वो क्या है, यूं चले जाते हैं पैदल पैदल, यूं गुजर के लाठी को यूं रखते हैं, पता यूं यूं करो भाई साहब यूं, और ये बोतल यूं रहती है उनके। हाँ। तो वो क्या, यहां से तुम्हारे इधर जो है सवाई माधोपुर करौली वाले को बैठे होंगे इधर डांग क्षेत्र, यहाँ क्या हरा भरा रहता है, तो वो आ जाती है पैदल पैदल। तो निष्क्रमण के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी। और इसके साथ साथ जो इसका अपभ्रंश जो है, एक नई नस्ल आई है, खेरी। कौन सी नस्ल है? तो ये यही इसी इलाके से, अजमेर, नागौर और जोधपुर वाले इलाके से, वो भी निष्क्रमण के लिए प्रसिद्ध है। उसकी मासी की लड़की है ये, इसकी मौसी की लड़की कौन है? खेरी है। लिखो, निष्क्रमण के लिए प्रसिद्ध नस्ल, निष्क्रमण, माइग्रेशन, निष्क्रमण माइग्रेशन के लिए प्रसिद्ध नस्ल, निष्क्रमण के लिए प्रसिद्ध नस्ल। और इसका मतलब क्या हुआ रे? बताओ। अकाल समय, कौन से समय में? थोड़ा ले लें, कलर कर देंगे इधर, पेंटर का थोड़ा और लिखना है इसलिए कर रहा हूं कलर। चलो लिखो, भोजन अभाव के कारण या अकाल समय में, अकाल समय में एक राज्य से या एक स्थान से या एक राज्य से दूसरे राज्य जाना, पैदल पैदल, निष्क्रमण, माइग्रेशन। विदेशों में इसकी ऊन को जोरिया कहा जाता है। सर आप नागौर में कहां से हो? मैं नागौर में एल डोराडो से। विदेशों में इसकी ऊन को, मैं नागौर में हूं द्वारकाधीश मायापुरी लीलिया से, इसकी ऊन को जोरिया ऊन कहा जाता है। कौन सी ऊन रे? विदेशों में इसकी ऊन को कौन सी ऊन कहा जाता है? जोरिया ऊन कहा जाता है। कौन सी ऊन कहा जाता है? चलो, तो इसमें भी वो लाइन लिख लेना कि सींग रहित नस्ल है ना, नर व मादा सींग रहित। नर व मादा कैसे होते हैं ब्रो? सींग रहित होते हैं। वजन लिख लो गरीबड़े का। नर्क में कितना? 27 से 36 किलोग्राम।
मादा का 23 से 30 किलोग्राम। जैसलमेरी लिख लिया। कौन सी मेरी? जैसलमेरी। देखो कान छोटे, अरे एक लाइन, वेरी गुड, रुको रुको रुको, एक लाइन और रह गई इसमें। मैं कब का ही एक बात बार बार बोल रहा हूं कि चोकला का क्रॉस किसके साथ करवाया? रेम्बोलेट के साथ में। तो बच्चा पैदा कौन हुआ और वो क्यों, कारण क्या था? चोकला के बच्चे मरते थे सर। तो उस अविवस्थर में जन्म दर है 93.21%। वो क्रॉस ब्रीड है। पर नॉर्मल ब्रीड में सबसे ज्यादा जन्म दर जो है ना, वार्षिक जन्म दर, वो मारवाड़ी के अंदर 90%। ये 12th की बुक में लिखा हुआ, लिखो इसको। हाँ, ये पॉइंट नीचे लिख लेना है ना अब, मतलब यहां इसके रेवड़ के, इस नस्ल के रेवड़ में, रेवड़ जानते हो ना, फ्लॉक, हर्टल, इस नस्ल के रेवड़ में, रेवड़ के मेमनों में, रेवड़ के मेमनों में वार्षिक जन्म दर कितनी होती ब्रो? 90%। कितने परसेंटेज? 90%। ऊन की मात्रा, अरे ऊन की मात्रा इनमें देसी वाली में सब में 1.5 से 2.5 इतनी, लगभग 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष, इसलिए मैंने नहीं लिखाया। सबसे ज्यादा होती जैसलमेरी में, जो अपन लिखेंगे 1.8 से 3.12 किलोग्राम प्रति वर्ष। लिख लिया? समय हो गया कह रहे? अब तो देखो 12th की तो दो बची है, मालपुरा और जैसलमेरी, अकॉर्डिंग टू 12th। और एक दो और है, अविवस्थर और अविकालीन, वो भी 12th में है। बाकी इसमें वन लाइनर, सोनाड़ी, चनोत्तर बोलते हैं इसको, लापड़ी, भागली, बहुत सारे नाम है, नाड़ी, पीले रंग की ऊन पाई जाती है ना, मगरा, जिसको बीकानेरी चोकला बोलते हैं, गुलाबी ऊन पाई जाती है। इसको चक्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पुग्गल, कारपेट, लोही। छोटे मोटे बहुत क्वेश्चन बनते हैं ना वन लाइनर टाइप में, लिंकॉलन, ये रेम्बो, ये आगे। ठीक है, तो बाकी छोटे छोटे है, कल चर्चा करेंगे। कल क्या, मंडे को